कर रहे हैं हो गया। आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये सिलेंडर है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्यू एट द सेंटर थ्रू द कर्व्ड सरफेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल सिलेंडर। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली आपको ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और बेटर फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, जितने भी सरफेसेस हैं होल सरफेस, और फ्लक्स थ्रू, बेटर हम लिखे हैं फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस क्या हो जाता है, will be equal to charge enclosed by epsilon naught। ये कौन कहता है, ये गॉस लॉ कहता है, गॉस लॉ है। तो गॉस लॉ कह रहा है तो क्लोज सरफेस, अगर आप ये क्लोज सरफेस लोगे सिलेंडर को, इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, इसका रेडियस r दिया हुआ है और यहाँ से इसका टोटल लेंथ 2r दिया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का लेंथ इज r। ओके, सो यहाँ पे आपके पास तीन सरफेसेस है, याद रखना। ये एक सरफेस, नेक्स्ट इज दिस सरफेस, एंड थर्ड इज योर कंप्लीट कर्व्ड सरफेस। कंप्लीट कर्व्ड सरफेस आपका थर्ड है। तो फ्लक्स आप जब ऐड करोगे, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस जब आप ऐड करोगे, दैट विल बी, ये वाला सरफेस से मानो फ्लक्स φ1 है, ये वाला सरफेस से मानो फ्लक्स φ2 है, और कर्व्ड सरफेस से मानो फ्लक्स मानो फ्लक्स φ3 है। तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज एंक्लोज कितना किया हुआ है, टोटल सरफेसेस q, तो दिस। एंड आप ये देखो दोनों सरफेस का एरिया बराबर है, φ1 और φ2 दोनों फिर बराबर हो जाएगा। तो 2 मैं ले ले रहा हूँ एंड विल बी इक्वल टू φ3 बाई q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अगर यहाँ पे इस केस में मानो यहाँ अगर एक चार्ज रखा हुआ है और यहाँ एक कर्व्ड सरफेस है जिसका रेडियस r है, और यहाँ से मानो कि ये समथिंग एट अ डिस्टेंस, कुछ भी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, थीटा एंगल पूछा हुआ है, तो ये कोनिक सेक्शन बन जाता है। कैसा बनता है, कोन बनता है, ठीक है, ये कोन की तरह बन जाता है। तो जब ये फ्लक्स आपको देखना होता है कि इसमें से फ्लक्स, क्योंकि इस चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस तो स्फेरिकल सिमेट्रिकली निकलेंगे, इस चार्ज पे से फील्ड लाइन स्फेरिकली सिमेट्रिक निकलेंगे। तो ये सारे जो फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस तो इस सरफेस में से जा नहीं रहे हैं। जितना इस सॉलिड एंगल में आ पाएगा, सॉलिड एंगल मतलब ये वाला, जितना इस सॉलिड एंगल पे आ पाएगा, क्या सॉलिड एंगल, जितना इस सॉलिड एंगल पे आ पाएगा, सॉलिड एंगल मतलब समझते हो ना, 3D है, ठीक है। मानो कि एक कोन है, कोन के जो अंदर जो वर्टेक्स के साथ जो एंगल है वो सॉलिड एंगल है, वो सॉलिड एंगल जितना सरफेस कवर करेगा वो उतना ही फ्लक्स इसमें से गुजरेगा। तो ये पूरा डिराइव करने के बाद आपका आता है फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल बी इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। याद रख लो ये चीज। तो इस केस में जो हमारा केस है, यहाँ पे r जो है, ये वाला डिस्टेंस इज r एंड दिस डिस्टेंस इज r। तो द एंगल इज 45 डिग्रीज। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलेगा q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई रूट 2। ये आपका फाई हो जाएगा ना। ये फाई क्या है, यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे तो ट्वाइस ऑफ q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस फाई 3
विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये 5 3 दे देगा क्यू बाई रूट टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आंसर हो गया। एंड 5 3 किसके थ्रू है? 5 3 आप कर्व्ड सरफेस के थ्रू है। ठीक है, तो ये कर्व्ड सरफेस का 5 3 यहाँ पे लिया हुआ था। तो कर्व्ड सरफेस से आपको क्यू बाई रूट टू एप्सिलॉन नॉट आ गया। और टोटल सरफेस से तो आपको मैंने गॉस लॉ से कहा हुआ है कि टोटल सरफेस से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? मूव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है अ सर्कुलर डिस्क। क्वेश्चन कह रहा है सर्कुलर डिस्क with a groove along its diameter is placed horizontally. Block of mass 1 kg is placed as shown. The coefficient of friction दिया हुआ है between all the surfaces, block and all the surfaces 2/5, and disk has an acceleration 20 meter per second square. तो acceleration of block with respect to disk बताना है nearest integer तक। और ये जो एंगल 37 दिया हुआ है ये हॉरिजॉन्टल के साथ दिया हुआ है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन एक बार समझ लिए तो सारा इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। मानो कि ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, इस पे एक डिस्क रखा हुआ है इस तरीके से, और ये डिस्क रखा हुआ है। मानो कि ग्रूव इस पे कुछ ऐसा बना है along the diameter। ठीक है, ये ग्रूव कुछ ऐसा बना हुआ है एंड यहाँ पे ये ग्रूव, अरे को रिपीट करने दो मेरे को। ये आपका ग्रूव हो गया, सॉरी इसको, ये फ्लोर है एंड यहाँ पे एक ग्रूव है, ऐसा आगे तक बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है इस रीजन पे, यहाँ पे पूरा ये ब्लॉक है ना। अब इमेजिन करो ये ब्लॉक अपना वेट, जो ग्राउंड है इस पे अपना वेट लगाएगा mg का नीचे, और क्योंकि ये ब्लॉक का बॉटम डिस्क के बॉटम के सरफेस के साथ कांटेक्ट पे होगा, और याद रखना ये चीज हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है यहाँ पे, इसीलिए मैंने ऐसा बनाया हुआ है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये ब्लॉक पे जो कि 1 kg मास है जिसका, उसका वेट नीचे, नीचे वाला सरफेस जो ग्रूव का सरफेस है, डिस्क में जो ग्रूव है उस पे होगा, तो फिर एक कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल लगेगा इस पे। और अब मुझे बताओ, क्योंकि ये ग्रूव पे है तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी ऑफ मोशन विल बी अलोंग द ग्रूव। ब्लॉक की टेंडेंसी ऑफ मोशन विल बी अलोंग द ग्रूव, एंड आप और एक डायरेक्शन ले ले रहे हो विच इज परपेंडिकुलर टू द ग्रूव। ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द ग्रूव, मानो कुछ ऐसा है।
this is along the groove and this is perpendicular to the groove. Now अब ये डिस्क को मैं हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करवा रहा हूँ a इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ इसको एक्सेलरेट करवा रहा हूँ। तो ये ब्लॉक जो है वो एक स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि ये डिस्क नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाता है और उस पे ब्लॉक रखा हुआ है, तो ब्लॉक डिस्क पे रखा हुआ है, डिस्क एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब डिस्क नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है, मतलब ब्लॉक नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है, मतलब ब्लॉक पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा जो कि उस स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन नॉन इनर्शियल फ्रेम के डायरेक्शन के ऑपोजिट में होगा और उस स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड मास ऑफ द ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। एंड तो क्योंकि यहाँ पे अब देख लो, अगर ये एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में कर रहा है तो इस पे स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, दिस डायरेक्शन इज अलोंग द ग्रूव, दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द ग्रूव, एंड ये एंगल जब 37 है तो ये एंगल 37 हो गया, तो ये वाला एंगल और ये डायरेक्शन पे आपको फोर्स क्या मिलेगा, ये ma है स्यूडो फोर्स का वैल्यू, तो यहाँ पे अलोंग द ग्रूव ma cos 37 एंड परपेंडिकुलर टू द ग्रूव ma sin 37, ठीक है। तो आप इस कंपोनेंट्स को यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे हम लोग, तो परपेंडिकुलर टू द ग्रूव आपको क्या मिल रहा है, ma sin 37 एंड अलोंग द ग्रूव आपको मिल रहा है ma cos 37, ठीक है। अब क्योंकि ये अलोंग द ग्रूव मूव करेगा तो इस ग्रूव और ब्लॉक के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है म्यू का, तो क्योंकि टेंडेंसी ऑफ द ब्लॉक जो है मूव करने का है, ये कंपोनेंट आपको ब्लॉक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा, कहाँ पे, अलोंग द ग्रूव मूव करवाएगा। तो इस डायरेक्शन में अगर जो डायरेक्शन ma cos 37 का दिया हुआ है, ब्लॉक की टेंडेंसी ma cos 37 में मूव करने की, तो फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो कि म्यू टाइम्स ऑफ n1 होगा, ठीक है, इसके वजह से, और एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो कि ये परपेंडिकुलर टू द ग्रूव की वजह से इस मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक नॉर्मल फोर्स इस पे लग रहा होगा। एक सेकंड सर, स्यूडो फोर्स के बिना भी तो हो सकता है। सूडो फोर्स के बिना ग्राउंड फ्रेम में कर लो, मेरे को तो सूडो फोर्स में ऐसा नहीं होता है, सूडो फोर्स के बिना भी हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बट क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो सूडो फोर्स लेना ज्यादा इजी है, इसीलिए सूडो फोर्स लेके कर रहे हैं। तो सूडो फोर्स ये N2 इसके कांटेक्ट, ये जो परपेंडिकुलर टू द ग्रूव इस पे सूडो फोर्स का कंपोनेंट देगा, तो उसके वजह से यहाँ पे एक N2 का कांटेक्ट फोर्स भी लगेगा, और इस N2 के कांटेक्ट फोर्स के वजह से भी इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो कि म्यू टाइम्स ऑफ N2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग समराइज कर देते हैं, ये टोटल पिक्चर हो गया आपका, इसको हम लोग समराइज कर देंगे। तो अब अगर नेट फोर्स अगर आप कैलकुलेट करोगे ऑन द ब्लॉक, कहाँ पे, अलोंग द ग्रूव, क्योंकि द टेंडेंसी ऑफ मोशन इज अलोंग द ग्रूव ओनली, सो एफ नेट जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो मिलेगा ma cos 37 माइनस f1 माइनस f2, तो ma cos 37 will be equal to mu कॉमन ले लो n1 plus n2, तो this is ma cos 37 minus mu mg plus ma sin 37, and this is m times of acceleration of block, तो this is, अब देखो सूडो मैंने
ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ नेट, this is all this equation of motion, this has been written in the frame of disk, and disk is a non-inertial frame. डिस्क इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, तभी जाके मैं ये बैलेंस कर पाया हूँ। ठीक है, डिस्क इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, तभी जाके मैं ये बैलेंस कर पाया हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्यूडो फोर्स दोनों जगह पर ले लिया है। तो जो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक लिखूंगा, दिस एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक will be with respect to disk, जो कि हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो AB will turn out to be A cos 37 minus mu G plus A sin 37. A is given as 20, cos 37 is 4 by 5, mu is 2 by 5. This is 10 plus 20 and plus 3 by 5. तो इन सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो और ए बी की वैल्यू निकालो, ये शायद से 7 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं फिर। ये क्वेश्चन कह रहा है अ लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर सिलेंडर radius r has a surface charge density sigma. Long uniformly charged line charge lambda placed along the cylinder का axis. If the electric field intensity vector outside the cylinder is 0, simple है. If this is your cylinder and यहाँ पे मैंने ये इसका एक्सिस है और इसके एक्सिस पे मैंने एक लाइन चार्ज भी रख दिया है। ठीक है, सो इस लाइन चार्ज पे डेंसिटी लैम्डा है और इस पे सिग्मा है और इसका रेडियस आर है और क्या दिया हुआ और कुछ दिया हुआ है। मान लो कि इसका लेंथ एल है तो इसका भी लेंथ एल होगा। ठीक है, तो किसी पॉइंट पे अब मैं एक पॉइंट पे आउटसाइड ले रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ। ठीक है, अबाउट, और इस गॉसियन सरफेस एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है और उस गॉसियन सरफेस का एक्सिस आपके एक्चुअल सिलेंडर के एक्सिस से मैच करता है। गॉसियन सरफेस का एक्सिस, ये गॉसियन सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस का जो एक्सिस है वो आपके सिलेंडर के एक्सिस के साथ मैच करता है। ठीक है, और वो गॉसियन सरफेस आपके पॉइंट पी से क्रॉस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो सिलेंडर है वो बाहर निकल रहा होगा ऐसे, एंड ड्यू टू चार्ज जो है वो भी बाहर निकल रहा होगा यहाँ से। ऑफ कोर्स अगर आपको एट पॉइंट पी आपको नेट फील्ड अगर जीरो करवाना है तो ऑफ कोर्स जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और जो चार्ज डेंसिटी लैम्डा है दोनों ऑपोजिट साइन का होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ से ऑप्शन देख के ये दोनों एलिमिनेट कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों ऑपोजिट साइन की होनी चाहिए तभी जाके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब मुझे क्वेश्चन, मुझे ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर कितना हो जाता है यहाँ पे। अगर मैं एट अ डिस्टेंस, ये कितना इसका रेडियस लूं, मैं मानो कि ये डिस्टेंस आर लेता हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पाई आर एल विल बी इक्वल टू कितना चार्ज इंक्लोज किया है, सिग्मा चार्ज इंक्लोज किया है, कितनी एरिया पे इंक्लोज किया है,
will be enclosed in 2 pi r l। और कितना चार्ज इंक्लोज किया है? लैम्डा इंक्लोज किया है। कितने टोटल चार्ज? लैम्डा टाइम्स एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा गॉस लॉ हो गया। तो अब हर जगह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो रहा है तो दैट मींस दिस सिग्मा 2 pi r plus lambda must be equal to 0। तो lambda must be equal to minus sigma 2 pi r। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? डी वाला ऑप्शन है। आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक पूछ लो। ठीक है, ऑलराइट। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है assume that a tunnel is dug across the earth of radius r passing through its center. Find the time a particle takes to cover the length of the tunnel if it is projected into the tunnel with a speed of under root gr. It is released from a height r above the tunnel. It is thrown vertically upward along the length of the tunnel with the speed। अच्छा जी, ठीक है। देखो, ये मानो कि आपका और ये टनल है आपका जो कि सेंटर से पास कर रहा है। नाउ किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी पॉइंट ले लो ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इस पे किसी भी पॉइंट पे। एंड सेंटर वाला पॉइंट क्या है? मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। सेंटर मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और अगर मैं इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा भी इसको डिस्प्लेस करूं आजू बाजू, तो वापस उसको अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अर्थ इसको टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो सेंटर पॉइंट है अर्थ का, वो मेरा, इसको सी करता हूँ, सी मेरा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। सी मेरा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एंड इसको मैं डिस्प्लेस करूं अबाउट सी, डिस्प्लेस इट अबाउट सी, तो आपको एक SHM एग्जीक्यूट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, एक SHM एग्जीक्यूट होता हुआ दिखेगा। तो सिंपल सी चीज है। तो अगर SHM एग्जीक्यूट हो रहा है तो आप अगर ये y एक्सिस मानो, तो आप y एक्सिस का चेंज कैसे लिख सकते हो? इट विल बी सम एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, SHM का फॉर्मेट में। ऑलराइट, SHM के फॉर्मेट में है। ओके, तो dy बाई dt क्या हो जाता है? ए ओमेगा साइन कॉस ओमेगा t प्लस फाई। अच्छा, ओमेगा क्या है यहाँ पे? ओमेगा आप SHM जब सॉल्व करते हो तो आपको ये मिलता है, इट इज G बाई R। ठीक है, जब SHM सॉल्व करते हो तो ओमेगा आपको G बाई R मिलता है। ठीक है, नाउ ये इक्वेशन टर्न्स आउट टू बी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a ओमेगा cos of omega t plus phi। नाउ मैंने कितना दिया हुआ है उसे वेलोसिटी इनिशियल पे? अंडर रूट GR दिया हुआ है। तो दिस इज a G बाई R। ओके, इससे आएगा क्या? इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा। ये यूज कर सकते हैं हम लोग, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या कहते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये इस तरीके का इक्वेशन भी देखा होगा SHM में।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए पार्ट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए पार्ट में, देखो ए पार्ट में इट इज प्रोजेक्टेड इनटू द टनल विद अ स्पीड ऑफ अंडर रूट जी आर, मतलब यहाँ से मैं इसको प्रोजेक्ट किया हूँ अंडर रूट जी आर स्पीड के साथ। तो y का क्या है लोकेशन, अगर ये मेरा ओरिजिन मानो और ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू प्लस आर हो जाएगा और यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये y लिखो। ठीक है, तो y जब v अंडर रूट जी आर है, दिस इज v, और ओमेगा क्या है, g बाई आर है, और y क्या है, माइनस आर है। तो इन सबको वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको जी आर विल बी इक्वल टू जी बाई आर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा। तो ये आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो ए विल टर्न आउट टू बी प्लस और माइनस अंडर रूट टू आर। सो आपको एम्पलीट्यूड मिल गया, आपको SHM का एम्पलीट्यूड मिल गया, मतलब A इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू आर साइन ओमेगा टी प्लस 5। नाउ आपको ये पता है एट टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो वाई क्या है, माइनस आर है। तो जब यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करूंगा माइनस आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट टू आर साइन 5, तो 5 क्या मिल जाएगा आपको, 5 विल बी इक्वल टू माइनस 1/√2। तो 5 क्या हो जाएगा, 5 मेरे को वैल्यू बताओ, 1/√2 कब होता है, 5/4 पे क्या वैल्यू होता है 5 का 1/√2 पे, बताओ, आवाज आ रही है ना आप लोगों को। हेलो, यस सर। तो बताओ तो सही यार, कुछ तो रिस्पॉन्ड करो। ये साइन कर्व होता है, साइन की वैल्यू 1/√2 45 डिग्री। 5/4, अरे 1/√2 तो 45 पे होता है, फिर 5/2 प्लस तो 5/4 3π/4 पे आएगा। 3π/4 पे होगा, 5 माइनस यस सर। 5/4 3π/4। यस सर। 5 - 5/4। 3π/4 पे 3π/4 और 5π/4 क्या आएगा यहाँ पे, 3π/4 आएगा। 5 - 5/4 180 - 45 डिग्री। ठीक 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 सही है। तो π/4 आ गया, तो आपका इक्वेशन क्या बनता है, इक्वेशन बन जाता है √2r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 3π/4, ये आपका इक्वेशन बन गया ना। अब आपको टाइम बताना है, कितने टाइम में, है ना, कहाँ गया क्वेश्चन, आपको बताना है फाइंड द टाइम पार्टिकल टेक्स टू कवर द लेंथ ऑफ द टनल इफ इट इज प्रोजेक्टेड इनटू द टनल विद अ स्पीड ऑफ अंडर रूट जी आर। तो आपको y प्लस आर तक पार्टिकल को पहुंचाना है, नहीं y प्लस फाइनल पोजीशन आपका r हो जाना चाहिए। तो इनिशियल पोजीशन माइनस आर था, फाइनल पोजीशन प्लस आर हो गया है। तो जब r कब होगा, आप इसी वैल्यू में सब्सटीट्यूट करो, r विल बी इक्वल टू अंडर रूट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 3π/4। तो यहां से आपको t आ जाएगा, t विल बी 3
पाई बाई 4 विल बी इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये क्या रहा आंसर, ओमेगा टी विल बी इक्वल टू, ये पाई बाई 4 ही आएगा ना। तुम पाई बाई 2 आ रहा है क्या, माइनस, ठीक है माइनस का तो कोई मतलब नहीं होता, माइनस क्यों आ रहा है, पाई बाई 2 ही आएगा ना, माइनस का क्या हो रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों, बेसिकली तो इधर से आपका टाइम आ जाएगा, अगर पाई बाई 2 बाई ओमेगा है, पाई बाई 2 अंडर रूट आर हो जाएगा, आंसर ये है, आई थिंक सही है ना, आंसर ये है क्या, चेक करके बताओ किसका क्वेश्चन है ये, किसका क्वेश्चन है ये, जवाब तो दो यार, मुझे पता कैसे चलेगा आवाज आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को। हेलो, किसका क्वेश्चन है, निशांत, ऋषिकेश, सौम्या, स्नेहा, आप लोग नहीं का पता नहीं है क्वेश्चन, नो सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसा है, देखो अब आंसर आंसर ये है, ठीक है। अब अगर हम दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस में कह रहा है कि इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h above the tunnel, ठीक है, इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h above the tunnel, तब फिर से सेम चीज आप करोगे, ठीक है। बी में क्या करोगे, इनिशियल पोजीशन आपका आर हो जाएगा, ठीक है। तो आप वी वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 आर साइन ओमेगा टी प्लस 5 करेंगे, तो इनिशियल पोजीशन आर है, तो आपको रूट 2 आर साइन ओमेगा टी प्लस 5 आएगा, तो ये तो जीरो है, टी इक्वल्स टू जीरो की बात हो रही है, तो ये आपका 5 आ जाएगा यहाँ पे ना, पाई बाई 4, ठीक है। फिर आपको टाइम निकालना है, टाइम निकालना है कब, जब y इक्वल्स टू माइनस आर हो जाएगा, ठीक है, वो टाइम निकालना है। तो आप माइनस आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 आर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। तो इसमें भी जब आप आंसर देखेंगे तो आपको ओमेगा टी पाई बाई 2 ही आएगा, तो आप यहाँ पे भी आपको टाइम पीरियड पाई बाई 2 अंडर रूट आर बाई जी, ये भी यहीं यहाँ पे भी आपको सेम आंसर आएगा। सिमिलरली अगर आप सी भी कैलकुलेट करोगे तो सी पे भी आपको टाइम सेम आएगा, ठीक है, पाई बाई 2 अंडर रूट आर बाई जी, करके देख लेना, नहीं आएगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे वापस पूछ सकते हो, मेथड यही है, ठीक है। ओके, किसी को दिक्कत यहाँ तक, आई होप नहीं है, आगे मूव करते हैं। ये किसका क्वेश्चन है, रिस्पॉन्ड करो प्लीज। किनका क्वेश्चन है ये, स्नेहा आपका है क्या ये, नो सर। तो किसका है, ऋषिकेश आपका है, नो सर। निशांत नो सर। आपका भी नहीं है, और कौन बचा है फिर, डिस्कशन के लिए आ ही नहीं रहे क्या बच्चे, कोई नहीं। तो देखो
आप लोग कौन से बैच में वैसे मुझे बताएंगे? जब क्लासेस हो रही हैं A+R वाला 12th में ही हो ना आप लोग, मतलब जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिस पे हो रहा है, अच्छा बातें करो जरा सा। यस सर। तो आज आप लोग का 3 से क्लास है ना, मतलब अभी 3 यस बजे सर। से। यस सर। तो आप लोग का जब पोटेंशियल हुआ ही नहीं है तो फिर ये क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो आप लोग? हम लोग खैर का नहीं है। खैर, अब जब पूछा ही हुआ है तो फिर कर देते हैं। आपको दिया हुआ है कि एक चार्ज Q रखा हुआ है B,0 पे, और एक चार्ज -CQB रखा हुआ है C²B,0 पे। तो आपको लोकस ऑफ पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन हैविंग जीरो पोटेंशियल निकालना है एंड उसका शेप बताना है। तो मानो कि कहीं पे एक पॉइंट है x, y। लोकस आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करा होगा, लोकस कैसे निकालते हैं। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये r1 है और ये r2 है मानो। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P आप लिख सकते हो ड्यू टू KQ बाई R1 प्लस KQ1 KQ2 बाई R2। तो अगर इसको पोटेंशियल को आपको जीरो करवाना है तो आप सिंपल कैलकुलेशन है के तो हर जगह से आप कॉमन निकाल के इसको हटा दो, एलिमिनेट हो जाएगा। R1 क्या है? R1 विल बी x माइनस बी स्क्वायर y माइनस 0²। तो x माइनस बी का होल स्क्वायर y का स्क्वायर, ये अंडर रूट। सिमिलरली प्लस माइनस q C² बाई बी है, ये है ना C² बाई बी, और सी बी है C² CB डिवाइडेड बाई ये x माइनस C² बाई बी का होल स्क्वायर प्लस y² का होल अंडर रूट। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो फिर से क्यू भी कॉमन निकाल के कैंसिल कर लो, और यहाँ पे आपको आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट x माइनस बी का स्क्वायर प्लस y²। ये हम लोग जब पोटेंशियल डिस्कस कर लेंगे तो हम ऐसे क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे क्लास में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हम दोनों जगह स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपको मिलेगा x माइनस बी का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा x माइनस C² बाई बी का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, एंड इधर पे मैंने C² बाई B² मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हम हर जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे, C² बाई B² x², ओपन कर रहा हूँ मैं पूरा, प्लस C² आ जाएगा C² बाई B² के साथ मल्टीप्लाई होके C² बचेगा, एंड माइनस 2x C² बाई बी, C² बाई B² को मैं 2x b के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे ये बचेगा प्लस y²। एंड यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन मिलेगा x² प्लस C⁴ बाई B² प्लस माइनस 2x C² बाई b इक्वल्स टू y²। तो ये y नहीं, ये रहेगा, ये इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये फैक्टर y² के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, C² बाई B² y²। तो आपका कैंसिल जो हो रहा है वो कैंसिल होने वाला टर्म आई थिंक यही है सर, ठीक है। तो बाकी सब कुछ आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? C² बाई B² माइनस 1 का मल्टीप्लाइड बाई x², एंड ये x² को मैंने लेफ्ट साइड लेके चला गया हूँ, एंड फिर ये y² को भी मैं लेफ्ट साइड लेके चला जाऊंगा, तो मुझे मिलेगा C² बाई B² माइनस 1 y², और फिर ये मैं C² को राइट साइड लेके जा रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा C² कॉमन लेके C² बाई B² माइनस 1। तो हर जगह से C² बाई B² कॉमन हटा के कैंसिल आउट कर दो, तो आपको मिलेगा x² प्लस y² इज इक्वल्स टू C²। तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ, किसका इक्वेशन है ये? इक्वेशन ऑफ सर्कल।
तो मतलब ये है कि इस सिस्टम में आप एक सर्कल बनाओ, इसके बाद आप एक ऐसा सर्कल बनाओ, तो इस सर्कल में आपको कहीं पे भी पोटेंशियल जीरो मिलेगा। क्या है ये? एक सर्कल है। एक सर्कल के अबाउट आपको पोटेंशियल जीरो मिलेगा कहीं पे भी। ठीक है, क्लियर है ये बात? ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब हमारे क्लास में डिस्कशन होंगी, इस पे चर्चा होगी, तो हम लोग ये चीजें डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखो, ये तो क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है 3 फ्लैट ब्लॉक्स इन द फिगर आर पोजीशनड on the 37 degrees incline, on the 37 degrees incline, and the force parallel to the inclined plane is applied to the middle block. The upper block is prevented from moving by a wire which attaches to the fixed support. The masses of 3 blocks is in kg and coefficient of friction, static friction for each 3 pairs of contact surface is shown. Determine the maximum value of P for which P may have before slipping takes place anywhere. सिंपल है। इसको आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 30 kg का फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाएंगे तो उस पे ये टेंशन लग रहा होगा स्प्रिंग की वजह से, और यहाँ पे आपको एक 30G sin 37 लगेगा, और एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो कि 0.3 टाइम्स ऑफ 30G cos 37 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप कौन सा ये 50 kg ब्लॉक का बनाओगे, 50 kg ब्लॉक का बनाओगे तो यहाँ पे 50G sin 37 का फोर्स लग रहा है, एंड यहाँ पे इसी डायरेक्शन में P भी लग रहा है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे ये F1 मानो तो इस पे भी F1 लगेगा, और यहाँ पे F2 कितना लगेगा? वो लगेगा कितना, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4 मल्टीप्लाइड बाय कितना n लगेगा, दैट विल बी 50 प्लस 30 प्लस मल्टीप्लाइड बाय G cos 37। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूँ मैं ये एक्सप्रेशन? या कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ, मैं पूरा लिखूंगा। मैंने वर्टिकल चीजों को हटा दिया है, मतलब इस पे 30G ऐसा लग रहा होगा तो 30G cos 37 ऐसा लग रहा होगा, और इस पे नॉर्मल ऐसा लग रहा होगा, एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ n, तो आपको ये वैल्यू मिल रही है। सिमिलरली इसका 50G फोर्स ऐसा लग रहा होगा, इस पे 50G cos 37 ऐसा लग रहा होगा, एंड इस पे नीचे की डायरेक्शन पे सेम n1 लगेगा ऊपर के कांटेक्ट की वजह से, एंड नीचे वाले कांटेक्ट की वजह से n2 भी लग रहा होगा। तो नेट आपको जो होगा वो ये वैल्यू मिल जाएगा, which will be equal to mu times of n2। सिमिलरली अगर आप सबसे नीचे वाले ब्लॉक के लिए बनाएंगे 40 वाले के लिए, तो आपको ये 40G sin 37 मिलेगा, एंड यहाँ पे डायरेक्शन में कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5, तो ये F3 आपको मिलेगा 0.5 टाइम्स ऑफ 40 प्लस 50 प्लस 30 G cos 37, एंड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर जो है वो F2 लगेगा। अब हम इन चीजों को कंपेयर करते हैं। अब हम इन चीजों को कंपेयर जब करेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा? देखो, आपको ये P की वैल्यू इवैल्यूएट करनी, ठीक है? तो सबका न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, दिस वैल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? दिस इज 30 टाइम्स ऑफ 300 sin 37 इज 3/5, या नहीं है? तो ये आपको आ जाएगा 180, ये वैल्यू आ जाएगा आपको 300, ये वैल्यू आ जाएगा 72, ये वैल्यू होगा 352,
मतलब यहाँ पे भी 72 न्यूटन है, ये सब न्यूटन है, न्यूटन्स 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 न्यूटन्स, and F2 is equals to 352 newtons, and this F3 will turn out to be 480 newtons, and this value is 240 newtons. यहाँ पे वैल्यू वुड बी 280 न्यूटन्स, यहाँ पे 280 न्यूटन, यहाँ पे भी 280 न्यूटन। तो अब थोड़ा सा फिर से डायग्राम बना देते हैं। क्या डायग्राम बनाएंगे, देखो पहले वाले ब्लॉक में आप इमेजिन करो एक 180 न्यूटन इस डायरेक्शन में है और 72 न्यूटन इस डायरेक्शन पे है। तो जो टेंशन का लेफ्ट ओवर फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 72 है। तो ऊपर वाला ब्लॉक तो मूव नहीं कर रहा क्योंकि टेंशन उसे प्रिवेंट कर देगा मूव करने के लिए, तो ऊपर वाला ब्लॉक हम कंसिडर नहीं कर रहे। बट स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इतनी ही वैल्यू अब यहाँ पे लग रही होगी ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है, तो P 50 kg न्यूटन पे तो ऊपर के डायरेक्शन पे इतना लग रहा होगा। अब 50 kg ब्लॉक को, बीच वाले ब्लॉक को तो हम लोग वैसे ही रखते हैं, नीचे वाला ब्लॉक को इवैल्यूएट कर लेते हैं। नीचे वाला ब्लॉक को जब इवैल्यूएट करेंगे तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे देखो, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे यहाँ पे 28 और यहाँ पे 280, यहाँ पे 280 और यहाँ पे 480 लग रहा है, और इस डायरेक्शन में 240 लग रहा है। तो इसको नेट जो फोर्स है, ये दोनों जो ऊपर के डायरेक्शन में है और ये अकेला जो नीचे के डायरेक्शन में है, तो ऑफ कोर्स इसका नेट जो इसको 40 kg ब्लॉक को जो ऊपर के डायरेक्शन में खींच रहा है, मतलब स्टैटिक केस में भी जो नेट फ्रिक्शनल फोर्स है वो टोटल, अगर रिलेटिव मोशन होता है 40 और 50 के बीच में, तो जो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इज ग्रेटर देन जो 240 न्यूटन इसके डाउनवर्ड द इंक्लाइन लग रहा है। तो अगर आप ये 280 को भी हटा देते हो तो देखो इसके ग्राउंड के साथ जितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और इस पे जो 240 न्यूटन वेट के कंपोनेंट आगे के डायरेक्शन में लग रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स उसके वेट के कंपोनेंट से ज्यादा है। तो 40 kg ब्लॉक ग्राउंड के साथ रिलेटिव मोशन नहीं करेगा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा है। 480 न्यूटन इज ग्रेटर देन 240, सो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा है, ग्रेटर देन वेट, तो इसीलिए रिलेटिव मोशन ग्राउंड के साथ नहीं होगा। तो अगर रिलेटिव मोशन ग्राउंड के साथ नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सेटअप एक ही साथ रहेंगे, ये दोनों सेटअप एक ही साथ रहेंगे। इसका ग्राउंड के साथ तो नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो भी कांटेक्ट मेंटेन्ड है। अब देखो तो स्टैटिक केस में बीच वाले ब्लॉक को अगर हम इवैल्यूएट करेंगे तो बीच वाले ब्लॉक में क्योंकि कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ये मूव नहीं कर रहा आगे के डायरेक्शन में, तो इस पे 280 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। 280 न्यूटन का स्टैटिक केस में इस पे फोर्स लग जा रहा है 50 पे, और इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन पे 3 न्यूटन का है, और इसके पीछे ऊपर के कॉन्टैक्ट की वजह से 72 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 50 पे फॉरवर्ड डायरेक्शन पे 300 और बैकवर्ड पे 352, ठीक है। तो नेट फोर्स, अगर मेरे को कोई रिलेटिव मोशन नहीं चाहिए तो वो, रुक जाओ, हाँ, तो यहाँ पे अभी इसके केस में 352 हो रहा है, बट हमारा क्या कंपोजिट सिस्टम है तो 40 भी इसके साथ रहेगा, तो जो इसका बीच वाला फ्रिक्शनल फोर्स है वो गायब हो जाएगा। ये वाला जो 280 न्यूटन का दोनों में लग रहा था, ये वाला और ये वाला, ये गायब हो जाएगा क्योंकि कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है इनके बीच में, ठीक है। ये गायब हो गया, तो आपको दोनों डायरेक्शन पे यहाँ पे आपको 72 न्यूटन लेना है,
यहाँ पे 72 न्यूटन लेना है और यहाँ पे 480 है ना, 480 न्यूटन लेना है। तो आपको नेट कितना मिल रहा है इस डायरेक्शन पे, विल बी समथिंग 552 न्यूटन। एंड इसका भी वेट वाला आगे की डायरेक्शन में लग रहा होगा जो कि 240 है ना, तो 240 इधर है, तो नेट इधर की डायरेक्शन पे कितना लग रहा है, 540 न्यूटन। तो नेट ये 540 न्यूटन इस डायरेक्शन में, 552 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो नेट जो पी लगाना है वो कितना लगेगा, 552 न्यूटन माइनस 542 न्यूटन, तो 12 न्यूटन का आपको फोर्स पी पे लगाना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट तो मेरे को पूछ लो अभी। आवाज आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो प्लीज। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन आज का, ये किसका क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है? निशांत, श्रुति, स्नेहा, किसी का क्वेश्चन नहीं है ये? यार ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करवाया है ना। स्नेहा आप क्लास में थे जब ये क्वेश्चन मैंने करवाया था? यस सर, ऐसा कुछ क्वेश्चन करवाए थे। यस सर, है ना, करवाए। क्लास में करवाया था ना। ये क्या कह रहा है, two particles A and B carrying a charge Q are fixed at a d separation. A particle C having mass m, charge Q is kept in the middle. देखो बताया हुआ है, middle of the line. If it is displaced through x perpendicular to AB, what should be the electric force experienced by it? And assuming x is very less than t, show that forces. ये भी मैंने दिखा दिया था. Under what conditions will the particle C execute simple harmonic motion? If it is released small displacement, find the time period. Exactly ये क्वेश्चन करवाया हुआ ना आपको क्लास में। तो क्या हो जाएगा, मैं ब्रीफ आइडिया बता देता हूँ। क्लास में जब बताया तो फिर यहाँ पे डिस्कशन करने का कोई मतलब भी नहीं है। क्यू है यहाँ पे, क्यू है इसके मिड पॉइंट पे, सी पॉइंट पे मैंने एम और क्यू को रखा हुआ है। तो पहला क्या है बताने की, इफ इट इज डिस्प्लेस्ड एक्स डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ऐसा डिस्प्लेस किया गया परपेंडिकुलर टू ए बी, देन द इलेक्ट्रिक फोर्स, मानो कि परपेंडिकुलर टू मेरे को ऐसा डिस्प्लेस किया गया कहाँ पे, डी पॉइंट तक। तो मैंने ये बता दिया इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट ऐड अप हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऐड अप होने की एफ नेट जो है, दोनों वर्टिकल कंपोनेंट ऐड अप होने के बाद अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एफ कॉस थीटा है और एफ कॉस थीटा है वो कैंसिल हो जाएगा एंड ये 2f sin थीटा ऐड अप हो जाएगा। सो 2f sin थीटा, 2 क्या है, 2f क्या है, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई ये डिस्टेंस ना, ये डिस्टेंस y प्लस कितना डिस्टेंस दोनों के बीच में d दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस d/2 हो जाता है, y प्लस d/2 का y स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है। एंड साइन थीटा है, साइन थीटा हो जाएगा y अपॉन अंडर रूट, तो ये 3/2। तो इतना नेट फोर्स उस पे लग रहा है किस डायरेक्शन पे, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड इस पे नेट फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। ये हो गया पहला। आपको इफ इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू if it is displaced through the distance of x दिया हुआ है perpendicular to AB, तो यहाँ पे x लिखो, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट q x by x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 3/2। तो इसका डायरेक्शन ये एफ नेट आपको पहले वाले में बताना है। फिर क्या पूछा हुआ है, फिर पूछा हुआ है कि assuming x is very very less than d,
show that this is proportional to x, ये भी मैंने बताया हुआ है। अगर x is very very less than d तो 1/2 pi epsilon naught आप q, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, which will become d/2 का क्यूब और यहाँ पे x आ जाएगा। एंड इसका क्योंकि ये वाला if x is very very less than d, so x square plus d square by 4 would be approximately equal to d square by 4। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला सिचुएशन हो गया। तो f net अब देखो इट इज प्रोपोर्शनल टू x आ गया। ठीक है, तो b पार्ट भी हो गया। Under what conditions will the particle execute simple harmonic motion if it is released after such small displacement? तो simple harmonic motion तो भैया तभी होगा जब F net तभी होगा, F net एक restoring force होना चाहिए। अगर F net restoring force हुआ तभी जाके आपको simple harmonic motion execute होगा। तो F net restoring force करने के लिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन की जरूरत है, और ये नेगेटिव साइन कब आएगा? जब मेरा Q एक नेगेटिव चार्ज होगा, Q एक नेगेटिव चार्ज होगा, तब जाके जब मैं इस सिस्टम से A पे Q और B पे Q और C से मैंने वर्टिकली डिस्प्लेस किया है D तक, तो जब मैं यहाँ पे -Q चार्ज लूंगा तो ये अट्रैक्टिव, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड अप होके इसको वापस से एक रिस्टोरिंग फोर्स देंगे टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। यही मैंने कहा हुआ था, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मेरा कंडीशन है ये। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वाला ए पार्ट का आंसर है, ये वाला बी, कौन सा, ये वाला बी पार्ट का आंसर है, ये वाला सी पार्ट का आंसर है। कंडीशन हो गया फॉर एसएचएम। एंड टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इफ एफ नेट अगर रीस्टोरिंग हो जाता है तो विच इज इक्वल्स टू 1/2 pi epsilon naught q by dq by d/2 का क्यूब ले लो, एंड यहाँ पे x है which will be equal to m omega square x, तो omega turns out to be 1/2 pi epsilon naught q by dq d/2 का क्यूब divided by m under root, and time period will be equal to 2 pi by ओमेगा। तो ये वाला वैल्यू आप ओमेगा से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको टाइम पीरियड आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? वापस से मैंने वही चीजें बता दी जो मैंने क्लास में बताई थी। ठीक है, ऐसी डाउट्स मत डालो यार, जो क्लास में बता दी फिर से मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, हो गया ना? ये कोई दिक्कत आज के डिस्कशन में? कोई भी क्वेश्चन जितना भी डिस्कस हुआ है? नहीं है? क्लास कंक्लूड कर दें फिर? रिस्पॉन्ड करो। यस सर। ठीक, थैंक यू गाइस, लेट्स एंड द क्लास।